नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69 बीपीएससी बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें जो क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, एक तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, इसका पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इन्हें दफन किया गया है। तो कहाँ पर दफन किया गया है? इनकी मृत्यु 1592 में बिहार में होता है और इनको नालंदा में दफनाया जाता है। कुंवर सिंह राजा थे। तो जो कुंवर सिंह हैं जगदीशपुर के राजा हैं और आपको याद रखना कि 1857 की क्रांति के दौरान जो है बिहार में नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? तो कुंवर सिंह प्रदान कर रहे थे। इनकी मृत्यु कब होता है? तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाता है और इनकी मृत्यु के बाद नेतृत्व कौन संभालता है? तो अमर सिंह संभालते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? तो कहाँ पर होता है? एक गया में होता है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में होता है? CR दास की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होता है। और आपको याद रखना है कि पटना में कब होता है? पटना के बांकीपुर में 1912 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो RN मधोलकर कर रहे थे। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका 2 बार अधिवेशन आपके बिहार में होता है। कब कब होता है? तो 1912 और 1922 में होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है? तो ये किया गया है फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इसमें और भी नाम है, नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला तो देख लिया आप लोग, फूलन प्रसाद वर्मा है। दूसरा है गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा है। ठीक है, साथ ही एक और पॉइंट याद रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जो है पटना में किसकी अध्यक्षता में होता है? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में होता है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, और आपको याद रखना कि जयप्रकाश नारायण जो है इसके महासचिव होते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो किस में विश्वास करते हैं? आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो जो विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो भारतीय कृषक जो है 13वीं और 14वीं शताब्दी में किसका खेती नहीं करता था? गेहूं का करता था, जौ का भी और चना का भी, जबकि मक्का की खेती नहीं करता था। मक्का अपने देश में कौन लेके आता है? तो पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली मक्का अपने देश में लेके आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली। टमाटर, आलू। ठीक है, आलू के बाद आपको याद रखना है तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, ये सब कौन लेके आता है? तो सब पुर्तगाली लेके आता है। ठीक है, भारत में, इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? ब्रिटिश द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विस से किसे बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया 1874 में। इनकी पोस्टिंग कहाँ पर था? तो आज के बांग्लादेश के सिलहट में इनकी पोस्टिंग था। एक छोटी सी गलती के कारण जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटा दिया गया था सेवा से। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो देख लीजिए, जो बनावली लोकेशन है ये आपके घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात में है,
मोहनजोदड़ो वर्तमान में आपके पाकिस्तान में है, और जो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका प्रमुख सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है, ठीक है, जैन मत का है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसे शुरू करवाया था। पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश पूरा करवाया था। टोटल आपको याद रखना है कि जो कुतुब मीनार था 4 मंजिला था, जबकि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो चौथा मंजिला है इस पर बिजली गिर जाता है और ये टूट जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है इस पर चौथा मंजिला को फिर से मरम्मत करवाता है और एक नया मंजिला 5वां मंजिला बनवा देता है, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार के निर्माण से कौन संबंधित नहीं है? तो गयासुद्दीन तुगलक आपके संबंधित नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द संदर्भित है, तो गाय के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है, गाय के लिए प्रयोग में आता है। आपको याद रखना कि अधन्या इसका अर्थ होता है ना मारने योग, मतलब जो वैदिक काल है इस समय गाय को मारा नहीं जाता था। अगर कोई गाय को मारता था तो उसे राज इकाला तक सजा दिया जाता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? मतलब 50% जो है राजस्व का दावा किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, ठीक है। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ये भी आपके 50% आपके कर चाहता है दोआब क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो आपको याद होगा जो एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दोआब में कर बढ़ा देता है, लेकिन जब कर बढ़ाता है तो दोआब में अकाल पड़ जाता है, उसके कारण इसका विरोध होता है और उसे वापस भी लेना पड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से भक्ति संतों का, निम्न में से जो है भक्ति संतों का सही आपको तैथिक क्रम में आपको बताना, मतलब कि तिथि के अनुसार जो है सबसे पहले कौन आता है और सबसे बाद में कौन आता है, ठीक है। कबीर आपके सबसे पहले आते हैं, कबीर के बाद गुरु नानक, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई चानू। इन सभी का आप डेट लिख लीजिएगा। जो कबीर हैं इनका कार्यकाल 1440 से 1518 तक रहता है। गुरु नानक 1469 से 1539 तक इनका काल रहता है। उसके बाद है चैतन्य, इनका 1486 से जो है 1534 तक। उसके बाद है मीराबाई, इनका 1498 से जो है 1547 तक। इसे नोट कर लीजिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमजामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? जो रमजामा बुक है किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। और आपको याद रखना है कि अकबर के काल में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो फैजी के नेतृत्व में किया गया था। इसे नोट कीजिएगा, फैजी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि करमचंद गांधी दीवान थे। ये करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता हैं। तो करमचंद गांधी दीवान थे, तो कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अशफाक उल्ला खां। क्या नाम है? अशफाक उल्ला खां है। और इनको फांसी कब दिया गया? तो 1927 में इनको फांसी दिया गया। और आपको याद रखना है किस केस के लिए? तो काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था? तो जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके द्वारा सरकारी खजाना लूटा गया था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि अजीजुद्दीन
इनको भी फांसी दिया गया था 1857 में। किसके द्वारा? तो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। और आपको याद रखना, ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं, बहादुर शाह जफ़र सेकेंड, इनके बेटा थे अजीजुद्दीन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन पे सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद्र का संबंध है, तो बिल्कुल ठीक है। काकोड़ी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्ला खां का संबंध है। लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास का संबंध है। नागपुर षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का संबंध है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो रास बिहारी हैं, इनका संबंध जो है दिल्ली षड्यंत्र केस से है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? आपको याद है कि 1857 क्रांति आपको याद होगा। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुआ था, तो इसमें जो भारत के राजा थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद जो भारत के आपके शासक थे, भारत के जो व्यक्ति थे, उनको राय बहादुर और खान बहादुर का उपाधियाँ दिया जाने लगा। तो 1859 से या 1861 से। तो इस समय आपके वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। ठीक है, कैनिंग। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है, इसे नोट कीजिएगा। तो विलियम पिट के द्वारा बोला गया है। विलियम पिट के द्वारा जो है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है। इसके द्वारा जो है 1757 प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। इलाहाबाद की संधि कब होता है? 1765 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच में होता है। ठीक है, इसमें जीतता कौन है? तो मोहम्मद गोरी जीत जाता है। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 तराइन का सेकेंड युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, जबकि 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध में जो मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान आपके मारा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर किस शासक के दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? तो आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार एक शासक थे, महिपाल, उन्हीं के दरबार में थे राजशेखर। ठीक है, नाटककार राजशेखर रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने प्रतिहार शासक को बौरा कहा? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने जो है प्रतिहार शासक को बौरा बोला? तो किसके द्वारा बोला गया है? अल मसूदी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये बगदाद के यात्री थे, बगदाद के यात्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की? जो अजमेर राजस्थान में स्थित है, तो जो अजमेर नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अजय राज के द्वारा किया गया है। अजय राज के द्वारा जो है अजमेर नगर की स्थापना किया गया है। ठीक, विक्रमोर्वशीयम नाटक के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। कालिदास के द्वारा और भी बुक लिखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विकास अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत। जो शूद्रक है याद रखिएगा, मृच कट्टिकम एक बुक है इनका। ठीक है, मृच कट्टिकम। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस इनका एक बुक है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, उसके बाद है कि उज्जैनी का प्रथम स्वतंत्र शक शासक कौन था? तो चवस्टन था। कौन था? चवस्टन था। जो उज्जैनी का प्रथम स्वतंत्र शासक आपके चवस्टन है, इसी का बेटा था कौन? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम इसी का बेटा था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने
सिहली राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने जो है, सिहली मतलब श्रीलंका, ठीक है, नोट कीजिएगा, सिहली मतलब श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कौन करता है? कुलोत्तुंग प्रथम करता है, कुलोत्तुंग प्रथम करता है, ठीक है। लोकमान की उपाधि किस राष्ट्रीय नेता को दी गई है? तो लोकमान की उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके जो पत्रिका है मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी, केसरी इंग्लिश में, जो मराठा है ये आपके था इंग्लिश में, ठीक है, मराठा इंग्लिश में, जबकि केसरी जो है मराठी में छपता था। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्हीं के द्वारा जो है गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आपने देखा यहाँ पर लोकमान, ठीक है, लोकमान देखा। उसके बाद लोकनायक आपको याद रखना है। लोकनायक किसको बोला जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। जननायक किसको बोला जाता है? जननायक, तो जननायक बोला जाता है कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य बना जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सुरक्षा स्वीकार की? तो हैदराबाद पहला राज्य था, 1798 में सुरक्षा स्वीकार करता है। और आपको याद रखना है कि 1798 के बाद जो है हैदराबाद अंग्रेज़ों के प्रति वफादार बना रहता है। और जब 1857 में क्रांति होता है तो उस समय भी अंग्रेज़ों का ये साथ देता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हैदराबाद का शासक कौन था, ये पूछा जाता है। तो नोट कीजिएगा, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान जो है उस समय हैदराबाद का शासक था, नवाब था, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि हैदराबाद को भारत में जो है सैनिक कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। पहला है पुलिस आयोग, किसकी अध्यक्षता में आता है? तो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में आता है, एंड्रू फ्रेजर की। और ये कब आता है? तो आपको याद रखना है 1902 में आता है। इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय जो वायसराय है कर्जन है। सिंचाई आयोग कॉलिंस ऑस्कॉट की अध्यक्षता में आता है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद है विश्वविद्यालय आयोग, टॉमस रैली की अध्यक्षता में आता है। कब आता है? तो ये भी आपके 1902 में ही आता है। और जो सिंचाई आयोग है 1901 में आता है। उसके बाद है रेलवे आयोग, इसका गठन टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया जाता है, तो ये भी आपके ठीक है। तो सारे आपके पॉइंट आपके ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो सारा ये आयोग का गठन किया गया था किसके शासनकाल में? तो कर्जन के शासनकाल में गठन किया गया था, कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार किया? तो मुस्लिम को सबसे पहले जो पृथक निर्वाचन है कब दिया गया था? तो 1909 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दिया गया था। और कांग्रेस कब स्वीकार करता है? तो 1916 में स्वीकार करता है, लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार करता है, ठीक है। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गरम दल और नरम दल आपस में कहाँ पर मिलते हैं? तो लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं 1916 में। और विभाजन इनका कब होता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद है 1931 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और आपको याद रखना है
पहली बार जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट का मांग किया जाता है वर्ष 1931 में, ठीक है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग था। सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? जो सिपाही विद्रोह है 1857 में होता है। और इस समय आपको याद रखना कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, इसे नोट कर लीजिएगा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये आपकी गलत है, ये पेरिस में नहीं फहराया था। तो कहाँ पर फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में फहराया था। जर्मनी के जो है स्टुअर्टगार्ट में फहराया था। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ठीक है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, तो ये भी ठीक है। पहला आपका गलत है, बाकी 2 और 3 आपके सही है। तो 2 और 3 किस में हो जाएगा देख लीजिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज के आरंभिक सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? इसमें से देखिए आपके कौन शामिल नहीं थे। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उदारवादी दल से हैं, ठीक है, उदारवादी दल से हैं। जबकि अरविंद घोष जो हैं, अरविंद घोष आपको याद है ये गर्म दल से हैं। और लाल बाल पाल ये भी आपके गर्म दल से हैं। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये गर्म दल से हैं तो एक ही से इसका आंसर पता चल गया कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का संबंध नहीं होगा, लेकिन बाकी और भी पढ़ लीजिए। अनंत विनायक पटवर्धन शामिल थे। नातेश अपाजी द्रविड़ ये भी शामिल थे। तो ए आपके शामिल नहीं थे, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो 1905 में किया जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की एक के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो पहले कौन थे? पहले विनोबा भावे थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन थे? तीसरा कौन थे? तो आपको याद रखना है जो तीसरा थे ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त ये तीसरा थे, नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। कब बनती हैं? 1925 के 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनती है, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट 1917 में बनती हैं। और आपको याद रखना है कोलकाता अधिवेशन में बनती हैं, कोलकाता अधिवेशन में बनती हैं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के तीसरा महिला अध्यक्ष कौन बनती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो नेली सेन गुप्ता बनती है। नेली सेन गुप्ता कब बनती हैं? तो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में बनती है, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में बनती हैं। जो सरोजिनी नायडू इनके बारे में याद रखिएगा कि 1947 से 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर रहती हैं, ठीक है, प्रथम महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश की रहती हैं। इतना आपको याद रखना है।
नेहरू रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य ने किस पार्टी का गठन किया? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की गठन किया गया। और कब किया गया? तो नवंबर 1928 में किया गया। नवंबर 1928 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की सभ्य गहनता कितनी है? तो 144% है। 144% है। फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब महासागर में। तो जो फिजी है प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है, जबकि जो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध है। उसके बाद है सरसों उत्पादन, इसका संबंध किससे है? तो पीली क्रांति से है। पीली क्रांति से है। लाल क्रांति से संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक। रेखांश के प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो देख लीजिए, ये आपके ग्लोब है। टोटल कितने देशांतर हैं? तो टोटल आपके 360 को देशांतर हैं। ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर 15 देशांतर की अगर दूरी हो जाता है तो कितना मिनट का अंतर आएगा? 60 मिनट का अंतर आपके आता है। एक देशांतर बराबर आपके 4 मिनट और 15 देशांतर गुना 4, तो 60 मिनट आ जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7 होने की संभावना है। ठीक है। 6 से 7 होने की संभावना है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का का उत्पादन जो है कहाँ पर? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। गेहूँ चावल सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो पिछला वीडियो था हमने उसमें आपको बताया था कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर होता है और सर्वाधिक चावल कहाँ पर होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि जो पिछला वीडियो आया था उसमें हमने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो बिल्कुल ठीक है। बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। तो सही बात है, बिहार जो है समुद्र तट रहित राज्य है। बिहार का जो तट है समुद्र से लगता नहीं है, मतलब बिहार के पास कोई तट है ये नहीं है, तो समुद्र से लगेगा कैसे? ठीक है। यहाँ देखिए बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूरब में बंगाल, उत्तर में नेपाल है। राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र वर्ष 2018-19 के अनुसार 51.6 लाख हेक्टेयर था। तो ये भी ठीक है। बिहार राज्य के समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। तो ये भी आपके ठीक है। मीटर में कितना हो जाएगा? 53 मीटर हो जाएगा। 53 मीटर। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें कोई भी आपके गलत नहीं है, सारे के सारे आपके सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कराकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? आप लोग एक अंदाज भी लगा के बताइए, जो
चार आपके डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कि कराकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है। बिहार में सबसे अधिक जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर है, आप लोगों ने सोच लिया होगा कहाँ पर है, कैमूर में। ठीक है, तो कैमूर में स्थित है कराकटगढ़ जलप्रपात, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। पहला है कि बिहार का न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला डिस्ट्रिक्ट मुंगेर है, तो ये तो ठीक है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ये भी ठीक है। ठीक है, गोपालगंज यहाँ है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है, तो ये भी ठीक है, महिला पुरुष दोनों में। ठीक है, और ऑल ओवर में भी। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अरवल है, तो ये आपकी गलत है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो शेखपुरा में। ठीक है, शेखपुरा में है। ठीक है, शेखपुरा में है। और आपको याद रखना है कि जो अरवल है बिहार का 38वां डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का 38वां डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अरवल। सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है, तो कब इसका आयोजन किया जाता है, नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। और आपको याद रखना है कि गंगा और गंडक के संगम पर जो है सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुआ था। किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम चंपारण राज्य में स्थित है। बिहार के किस शहर में ककोलत जलप्रपात स्थित है, तो नवादा से 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है ककोलत जलप्रपात। उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। ठीक है, यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तो बिल्कुल ठीक है। मेघालय का पठार कोयला, लौह अयस्क, सिल्मेनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है, तो ये भी ठीक है। मेघालय के पठार की सतह अत्यधिक छत या बिछत है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा होता है इसीलिए। तो तीनों पॉइंट आपके इसके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेरापूंजी कहाँ पर है, तो मेघालय में ही स्थित है। और मानसिन राम ये भी आपके मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको विशिष्ट हवाई जड़ों वाले पौधे मिलने की सबसे अधिक संभावना है, तो तटीय क्षेत्र में जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उनमें जो जड़ होता है वो हवा में झूलता हुआ दिखाई आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता मालदा भ्रंश से अलग है, देख लीजिए। गारो और खासी पहाड़ियाँ ये आपके अलग नहीं हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये आपके अलग है। ठीक है, ये आपके अलग है। कार्बी आंगलोंग पठार और छोटा नागपुर पठार ये आपके अलग नहीं है। दक्कन पठार और पश्चिम घाट ये आपके अलग है, तो बी और डी हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, तो ठीक बात है। दिल्ली के निकट इसे रायसीना पहाड़ी कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, तो ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। और आपको सत्य बताना है, तो सत्य क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को जो है कौन सा दर्रा जो है मदुरई से जोड़ता है, तो आपको याद रखना है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा किसके किसके बीच में है, तो मुंबई से जो है पुणे के बीच में है। ठीक है, मुंबई से पुणे के बीच में जो है भोर घाट दर्रा है। जबकि जो थाल घाट दर्रा है इसका संबंध है मुंबई से नासिक के बीच में। ठीक है, मुंबई से नासिक के बीच में ये आपके ये जो है आपके भोर घाट है, यहाँ पर लिख देते हैं भोर घाट। ये आपके है थाल घाट।
उसके बाद एक है पाल घाट, याद रखिएगा पाल घाट। जो पाल घाट है आपको इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो आपका है चेन्नई से कोचिन के बीच में, ठीक है। एक सेकंड, ये आपके है पाल घाट। पाल घाट जो है चेन्नई से कोचिन के बीच में, इसे नोट कर लीजिएगा। ये चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? तो देख लीजिए सिंधु और सियोक, ये दोनों जो है लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। और आपको याद रखना है कि जो सियोक नदी है सिंधु की सहायक नदी है। तो 1 और 4 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो हिमालय है, हिमालय से पुराना कौन कौन सी नदी है? पहला आपके है सिंधु, दूसरा है सतलज, ठीक है, सतलज है। तीसरा कौन है? सांगपो, इसे भारत में क्या बोला जाता है? तो इसे भारत में जो है ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा, अगर हिंदी गलत लिखा जाएगा तो उसमें आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बस याद रखिए कि ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। कौन कौन है? सिंधु है, सतलज है और सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र जल में उठने वाले ज्वार भाटे की उत्पत्ति किन किन बलों के कारण होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल, अपकेंद्रीय बल। तो इसका 1 और 2 आपके ठीक हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुआंगहो नदी का मुहाना अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? बोहाई की खाड़ी में अवस्थित है। और जो हुआंगहो नदी है इसे चीन का शोक नदी बोला जाता है, इसे चीन का जो है शोक नदी बोला जाता है। और इसी नदी को जो है पीली नदी बोला जाता है, इसी नदी को जो है पीली नदी भी बोला जाता है। दिए गए कोयला क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो देखिए कौन सुमिलित है। ओबिलियन सुमात्रा में स्थित है, कालीमंटन बोर्नियो में स्थित है, केबू फिलीपाइंस में स्थित है, कराबी थाईलैंड में स्थित है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए मीटर से नापी जाती है, ए मीटर से। नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के परत पर किसकी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है, ठीक है, जस्ते की परत होती है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? ऑक्सीटोसिन निभाता है, ऑक्सीटोसिन निभाता है, ठीक है। और आपको याद रखना कि जो गाय पालक होते हैं अपने गाय को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? ताकि गाय जो है अपने बच्चों के लिए दूध चुरा के ना रख सके। साथ ही जो बिहार में लोकल शराब बन रहा है उसमें भी ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और कुछ लोग की इससे मौत भी हो रहा है, पीने जो दारू पी लेते हैं, जो लोकल दारू बनता है उससे उनकी मौत भी हो रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ हंगामा भी देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन कौन है? तो फास्फोरस 32 है और कोबाल्ट 60 है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसमें से किसमें जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर, इन तीनों में जो है ऋणात्मक मान होता है, जबकि केल्विन में नहीं होता है, ठीक है, केल्विन में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि जो सूरज से ऊर्जा निकलता है
वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क सोपस्टोन मुक्ता है, सोपस्टोन मुक्ता है मैग्नीशियम सिलिकेट का, मैग्नीशियम सिलिकेट का, ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? मतलब इसमें से कौन सा जो विटामिन होता है, जो स्वप्न होता है, उसे ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं? तो विटामिन B6 जिसमें भी ज़्यादा होगा वो अपने स्वप्न को ज़्यादा समय तक याद करके रख सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सम्मिलित है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आपका जो वर्ग है सही सम्मिलित है। डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ। लिंग सहगलन है, तो आपको याद रखना जो डिप्थीरिया, निमोनिया और जो कुष्ठ है इसके बारे में याद रखिएगा। ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है ये सारे। एड्स के बारे में याद रखिएगा, ये विषाणु जनित रोग है, ये जो है विषाणु जनित, एक सेकंड रुकिए, विषाणु जनित रोग है कौन? एड्स है। जबकि सिफिलिस और सुजाक इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है जीवाणु जनित रोग है। वर्णदता, हेमोफीलिया और दात्र को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एनीमिया रोग, ठीक है। अनुवांशिक कोशिका अरखता है, तो ये आपके ठीक है, ये आपके सारे पॉइंट आपके इसके ठीक है। उसके बाद है पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोध, प्लेग, ये सब विषाणु जनित रोग हैं, तो ये आपके गलत है। जो प्लेग के बारे में याद रखिएगा, जो प्लेग है जीवाणु जनित है, प्लेग जो है जीवाणु जनित है, जबकि पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क कोष ये आपके विषाणु जनित है, ठीक है। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? सी आपके सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है, सारे हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना है? तो उसका जो विश्राम की अवस्था में जो है 1518 प्रति मिनट औसत श्वसन दर है किसी एक व्यक्ति का, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक है? कौन जो है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस है। और याद रखिएगा जो कैरोलस लिनियस है, इनके बारे में, इन्हें वर्गीकी का पिता बोला जाता है, इन्हें जो है वर्गी टेक्सोनॉमी का पिता, जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी का फादर किसे बोला जाता है? तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। अरस्तु के बारे में आपको याद रखना है कि जो हिस्टोरिया बुक है, यहाँ पर लिख देते हैं, हिस्टोरिया बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरस्तु के द्वारा लिखा गया है हिस्टोरिया बुक। अगर आपको मिलेगा हिस्टोरिया प्लेंट्रम बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया है, थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कौन सा बुक? हिस्टोरिया प्लेंट्रम लिखा गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुक्ता जल में पाए जाने वाले पौधे कौन है? तो जल में पाए जाने वाला पौधा कौन है? तो थैलोफाइटा है, ठीक है, थैलोफाइटा जो है जल में पाया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3। भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ध्यान रखिएगा, आपसे तत्व पूछा गया है कि भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना? तो
6%। अगर पूछता धातु, तो क्या हो जाता है? एल्युमिनियम, ठीक है, धातु एल्युमिनियम हो जाता है। और तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन कौन है, इसके बारे में देखिए। प्रोड्यूसर गैस बोलते पहले किसको हैं? तो जो जलकर अधिक तापमान देता है उसे प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। तो कौन कौन है? CO क्या बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 मीथेन नहीं होता है, ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो डी वाला ये नहीं होगा, बाकी A, B, C तीनों हो जाएगा, तो E इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच वाला कोण क्या कहलाता है, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे आपतन कोण बोला जाता है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन बोला जाता है, विद्युत लेपन बोला जाता है। निम्नलिखित में से कितने डेसिबल से अधिक प्रभाव वाली ध्वनि हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? तो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है, इसे क्या बोला जाता है? तो प्रकाश का प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन बोला जाता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत दक्ष है? सारे ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। ताप दीप्त बल्ब, इसमें जो आपको याद होगा, जो रेड वाला बल्ब जलता था उसमें टेम्परेचर भी आता है, मतलब कि जो कुछ आपके जो विद्युत है वो आपके ऊष्मा में बदल जाता है और कुछ आपके लाइट में बदलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक है ये बर्बाद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिदीप्त नलिकाएं, सहंत प्रतिदीप्त लैंप, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED। अब जितना भी बल्ब आ रहा है LED आ रहा है, इसमें क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रिक आ रहा है उसमें हीट बहुत ही कम बन रहा है। ज़्यादातर जो है अगर लाइट बनना है तो लाइट ही बन रहा है LED में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत दक्ष है? तो LED है। कौन है? LED बल्ब। आपके पास LED बल्ब भी होगा जो आपके रूम में लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें से कौन आपके उद्देश्य नहीं है? तो देख लीजिए कौन उद्देश्य नहीं है। उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ठीक है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये भी ठीक है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये नहीं है। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? इसमें से कौन जो है भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? मध्यमा भोजन योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है। इसमें आपको याद रखना है कि जो मध्यमा भोजन योजना है ये कब शुरू किया गया था? तो अगस्त 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसे 2001 में शुरू किया गया था, 2001 में। उसके बाद है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसे 2005 से शुरू किया गया है। जबकि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध को बेहतर करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भविष्य निधि है, भारत में जो भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत है, संविदा आधारित बचत है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में जो है खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यों का वितरण है, खाद्यान्नों का खरीद ये भी है,
खद्यानों का वितरण ये तो है। उसके बाद है कि खद्यानों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी है। खद्यानों का निर्यात नहीं है, ठीक है, खद्यानों का निर्यात नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत जो है उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम का है। मिजोरम में आपको याद रखना है कि 94.4% लोग जो हैं आदिवासी हैं। जबकि अगर पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका है, तो लक्षद्वीप का है, ठीक है। लक्षद्वीप का कितना परसेंट है, तो 94.8% है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 94.8% जो लोग हैं एसटी हैं, लक्षद्वीप में। निम्न में से कौन सा दो परोक्ष कर है? इसमें से कौन जो आपके जो है इनडायरेक्ट टैक्स कौन दो गो है? तो बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क, ये दोनों जो है इनडायरेक्ट कर है, दोनों जो है इनडायरेक्ट कर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन से नोट कीजिएगा। बिहार में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो गोपालगंज का है। सबसे कम किसका है? तो मुंगेर का है, ठीक है, मुंगेर का है। निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो कहाँ पर होता है? मधेपुरा में होता है, ठीक है, मधेपुरा में होता है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना है। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है, ठीक है। शेखपुरा में सबसे कम आबादी है पूरे बिहार का। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक लोग कहाँ पर रहते हैं, तो शिवहर में रहते हैं। सबसे कम लोग बिहार में कहाँ पर रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। देश में मखाना का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो बिहार राज्य में देश में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है। पूरे देश में जो है मखाना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो बिहार राज्य करता है। भारत में अस्थिर मूल्यों पर जीडीपी के आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष के रूप में वर्तमान में लिया जाता है? तो 2011-12 को, ठीक है, 2011-12 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए किस वर्ष को मानते हैं, तो 2012 को मानते हैं, 2012 को। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विनिमय हेतु एक संवैधानिक निकाय है? तो बीमा के लिए, ठीक है, बीमा के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में जो है डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो 4 हैं। इलेक्शन कमीशन में जो है कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 2 होते हैं, और एक आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं। सॉरी, यहाँ पर फिर से सुनिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो 4 है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन में जो है कितने आपके पहले तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितने होते हैं? 1 होते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसे नोट कीजिएगा। पूछा जाएगा कि जो कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और 1 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी कौन वर्तमान में? राजीव कुमार हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? तो फिक्की का संबंध जो है उद्योग व्यापार से है, ठीक है। उद्योग व्यापार से फिक्की का संबंध है। साथ ही आपको याद रखना है जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो डिप्टी गवर्नर के कुल 4 पद हैं, और 1 आपके गवर्नर हैं और 4 आपके डिप्टी गवर्नर हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन उसके बारे में समझिए। तो चीफ इलेक्शन कमीशन 1 होते हैं, और जो
इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। एक चीफ और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? तो उद्योग व्यापार से संबंधित संगठन है, ठीक है। फिक्की FICCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या होता है? इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? जो आई शब्द है क्या बताता है? तो अभी आप लोगों ने देखा, इंडस्ट्री को बताता है, ठीक है। इंडस्ट्री को बताता है। उसके बाद है मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये पुराना वाला है। 2022 वाला कहाँ पर हुआ है? तो जापान में होता है। और जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसमें कितने कंट्री भाग लिए हैं? तो 4 कंट्री। क्वाड में कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री। कौन कौन है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये 4 कंट्री आपके मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी आपके भाग लेते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, ठीक है। अगर राज्यसभा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या काम है? तो इसका काम है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या काम है? प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक पदाधिकारी का काम कौन करता है? पंचायत समिति करता है। तो एक तरीके से याद रखिएगा कि ये जो बीच का समन्वय के रूप में काम करता है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में, ठीक है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में जो है ये आपके समन्वय का काम करता है पंचायत समिति। भारत में जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चुनाव होगा तो जनता किसी को सत्ता दे सकती है और किसी को सत्ता से बाहर कर सकती है, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो केवल लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्री रहेंगे। अगर जैसे ही लोकसभा से बहुमत जाएगा मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना कब किया गया? तो फरवरी 1964 को, ठीक है। 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत किस भाग में है? तो भाग 15 में है, चुनाव आयोग, ठीक है। भाग 15 में चुनाव आयोग है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? 324 के तहत, ठीक है। 324 के तहत। तो ऑप्शन में कोई भी आपके नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संघ लोक सेवा आयोग अपनी प्रतिवेदन सौंपता है, रिपोर्ट सौंपता है? इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसको जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है अपने प्रतिवेदन सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से
या निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? बार बार एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन जाता है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया है। चर्चा में रहा लालंदर सहतूत बांध किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है, भारत के सहयोग से बनाया गया है। वर्तमान में अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? तो तालिबान की। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। चिनाब नदी पर बन रहा है, ठीक है, चिनाब नदी पर बन रहा है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन सेकेंड के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है वन वेब इंडिया मिशन सेकेंड को, उसका रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है LV-M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो वन वेब कंपनी है किस देश की कंपनी है? तो ब्रिटेन की कंपनी है। और आपको याद रखना है कि टोटल जो है 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था मिशन सेकेंड में। और आपको याद रखना है कि मिशन एक में जो है 36 सैटेलाइट को और भी लॉन्च किया गया। टोटल आपके 72 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वन वेब कंपनी का, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल, इसका नाम है। किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है? तो किस हाईकोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसे कीजिएगा, हाल ही में जो है किसे केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? AMT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। AMT वासुदेवन नायर को जो है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 42% कर दिया है, ठीक है, 42% कर दिया है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 का, ठीक है। इनका नाम है शिव शंकरी, नाम नोट कीजिएगा, शिव शंकरी। और इनका जो आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिलता है। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, 126वां स्थान मिलता है, ठीक है।
इसमें पहला स्थान किसे मिलता है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है, फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है। और आपको याद रखना है कि नाटो में शामिल होने वाला 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्न रमेश सेलार के द्वारा, संपन्न रमेश सेलार के द्वारा बनाया गया है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और इस बार का थीम क्या है? तो वैक्सीन प्रिवेंट द अनवांटेड, वैक्सीन प्रिवेंट द अनवांटेड इस बार का थीम है। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? रवि कुमार चौधरी बने हैं, रवि कुमार चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में भारत में जो है अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो एरिक गारसेटी बने हैं, एरिक गारसेटी बने हैं। हाल ही में जारी सिप्री के वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है अपना भारत बना है, ठीक है। पहला नंबर पर अपना देश भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। पहला स्थान चाड को मिला है, पहला स्थान जो है चाड देश को मिला है। चाड अफ्रीका में स्थित एक देश है, ठीक है, अल्प विकसित देश है। इस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो किसे मिला है? हैरी ब्रूक को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड से है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि महिला में किसे मिला है? तो महिला में एस्ले एस्ले गार्डनर को मिला है, ठीक है, एस्ले गार्डनर को मिला है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद देखिए हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा। किस उपन्यास के लिए? तो इसे नोट कीजिएगा, इनका एक बुक है पागल खाना, पागल, एक सेकेंड, पागल खाना, ठीक है, पागल खाना के लिए, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पागल खाना के लिए इनको जो है व्यास सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किस मूवी के लिए? तो द व्हेल के लिए, द व्हेल मूवी के लिए, ठीक है। 10 मार्च को CISEF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? CISEF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च को? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1969 को स्थापना होता है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो सलीजा धामी बनी है,